नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलियाल। वक्त चला इस वक्त 6 बजे के 6 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अदालज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने जन सहायक ट्रस्ट के हिरावनी आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषा में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले कार्यक्रम की जानकारी दी और सभी का धन्यवाद किया। इसके बाद पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम द्वारा किए गए अच्छे कार्य को भी बताया। नमस्कार। जय मां अन्नपूर्णा। जय जय मां अन्नपूर्णा। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, संसद में मेरे साथी और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष श्री CR पाटिल, अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष संसद में मेरे साथी नरहरि अमीन, अन्य पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, समाज के वरिष्ठ साथी, बहनों और भाइयों, मां अन्नपूर्णा के इस पावन धाम में आस्था, अध्यात्म और सामाजिक दायित्वों से जुड़े अनुष्ठानों से जुड़े बड़े अनुष्ठानों से मुझे जुड़ने का जो निरंतर अवसर मिलता रहता है, मंदिर का भूमि पूजन हुआ हो, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, हॉस्टल का भूमि पूजन हुआ और आज उद्घाटन हो रहा है, मां के आशीर्वाद से हर बार मुझे किसी न किसी तरह से आपके बीच रहने का मौका मिला है। आज श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट, अडालज कुमार हॉस्टल और एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के साथ साथ जन सहायक ट्रस्ट हिरामणी आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी हुआ है। शिक्षा, पोषण और आरोग्य के क्षेत्र में समाज के लिए गुजरात का स्वभाव रहा है, जिसकी जितनी ताकत, हर समाज कुछ न कुछ सामाजिक दायित्व निभाता है और उसमें पाटीदार समाज भी कभी भी पीछे नहीं रहता है। आप सब सेवा के इस यज्ञ में मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से और अधिक समर्थ बने, और अधिक समर्पित बने और अधिक सेवा की ऊंचाइयों को प्राप्त करते चलें, ऐसे मां अन्नपूर्णा आपको आशीर्वाद दें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई भी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। साथियों, समृद्धि और धन धान्य की देवी मां अन्नपूर्णा के प्रति हमारी अगाध आस्था रही है। पाटीदार समाज तो धरती माता से सीधा जुड़ा रहा है। मां के प्रति इस अगाध श्रद्धा के चलते ही कुछ महीने पहले मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को हम कनाडा से वापस काशी ले आए हैं। माता की इस मूर्ति को दशकों पहले काशी से चुराकर विदेशों में पहुंचा दिया गया था। अपनी संस्कृति के ऐसे दर्जनों प्रतीकों को
बीते 7-8 साल में विदेशों से वापस लाया जा चुका है। साथियों, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में भोजन, आरोग्य और शिक्षा पर हमेशा से बहुत बल दिया गया है। आज आपने इन्हीं तत्वों का मां अन्नपूर्णा धाम में विस्तार किया है। ये जो नई सुविधाएं विकसित हुई हैं, या जो आरोग्य धाम यहां बनने जा रहा है, इससे गुजरात के सामान्य मानवी को बहुत अधिक लाभ होगा। विशेष रूप से एक साथ अनेकों लोगों के डायलिसिस और 24 घंटे ब्लड सप्लाई की सुविधा से अनेक मरीजों की बहुत बड़ी सेवा होगी। केंद्र सरकार ने जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की जो सुविधा शुरू की है, उस अभियान को आपके ये प्रयास और बल देने वाले हैं। इन सभी मानवीय प्रयासों के लिए, ये सेवा भाव के लिए, समर्पण भाव के लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। આપણા મુખ્યમંત્રીજી મૃદુ અને મક્કમ, ગુજરાતને એક એવું નેતૃત્વ મળ્યું છે કે મને ખાતરી છે કે આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે એમની આધુનિક સોચ અને પાયાના કામો તરફની જવાબદારીનું ધ્યાન, એ સાચ અર્થમાં આપણા રાજ્યને માટે ખૂબ મોટી ઉમદા નેતૃત્વ એમના તરફથી મળી રહ્યું છે. અને આજે એમણે જેટલી વાતો કરી છે, અને અહીં બેઠેલા બધા લોકોને, અને ખાસ કરીને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ભાઈઓને હું આગ્રહ કરું કે આપણા જ્યાં જ્યાં હરિભક્તો હોય, આ પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ આપણે વળીએ. આ ધરતી માને બચાવવા માટે આપણે જેટલું કરી શકીએ એટલું કરીએ. તમે જોજો, એના ફળ 3-4 વર્ષમાં એવા દેખાવા માંડશે. માતાની તાકાત એટલી બધી હશે ને કે આપણે બધા આમ ફૂલી ફાલી ઉઠીશું. અને એ માટે આપણે બધા જરૂર કામ કરીએ. ગુજરાત દેશના વિકાસ માટે, અને મને યાદ છે આપણે જ્યારે ગુજરાતમાં હું કામ કરતો ત્યારે આપણો એક મંત્ર હતો, ભારતના વિકાસ માટે ગુજરાતનો વિકાસ. અને આપણે ગુજરાતના વિકાસમાં એવા નવા માપદંડ સ્થાપિત કરીએ જે ગુજરાતની સમૃદ્ધ પરંપરા છે, એ સમૃદ્ધ પરંપરાને ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આપણે આગળ વધારીએ. चलने वाले अमृत समागम का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव शायद एक पीढ़ी के बाद किसी के भाग्य में ऐसा समय आता है कि हम इसको मना पाएं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम पर ऐसा कोई ना कोई दायित्व है कि इससे जुड़ने का सौभाग्य हम सबको मिला है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव शायद एक पीढ़ी के बाद किसी के भाग्य में ऐसा समय आता है कि हम इसको मना पाए। हम सब सौभाग्यशाली है कि आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम पर ऐसा कोई न कोई दायित्व है किससे जुड़ने का सौभाग्य हम सबको मिला है। आजादी के 75 साल एक मानो में ढेर सारी उपलब्धियों के साल हैं। एक मानो में आजादी से लेकर अब तक भारत को विश्व के मंच पर प्रथम पंक्ति में बैठाने में हम सफल हुए हैं। हमारी लोकतंत्र की जड़ों को
गहरी पाताल तक गहरी करने में भी हम सफल हुए हैं। विकास के सभी क्षेत्रों में कई कीर्तिमान हम सबने संयुक्त पुरुषार्थ से रचे हैं और साथ साथ हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास को भी संरक्षित और संवर्धित रखने में हमने सफलता प्राप्त की है। और आजादी का अमृत महोत्सव जब आया तब देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने कल्पना रखी थी कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाना चाहिए और आजादी के अमृत महोत्सव में एक बहुउद्देशित अमृत महोत्सव होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी को आजादी प्राप्त करने के लिए उस वक्त जो आजादी की जंग लड़े 1857 से लेकर 1947 तक, इतनी बड़ी 90 साल की जंग जो लोग लड़े उनका महिमा मंडन होना चाहिए। नई पीढ़ी को इनके बलिदान, त्याग, तपश्चर्या इसकी जानकारी मिलनी चाहिए और नई पीढ़ी वो देशभक्ति के जज्बे से तरबरोर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी के शताब्दी तक ये जो 25 वर्ष का कालखंड है उसको प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत काल के रूप में मनाने का एक फैसला लिया है। और ये 25 साल भारत को सर्वोच्च स्थान पर बिठाने के लिए 130 करोड़ की जनता का सामूहिक प्रयास कैसे हो और इसका परिणाम कैसे आए है, इस दिशा में सब एक दिशा में प्रयास करें। इसके लिए उन्होंने ये 25 साल के वर्ष को, कालखंड को अमृत काल के रूप में कहा है। 5 लिंब में मनाने के लिए कल्पना रखी गई है। फ्रीडम स्ट्रगल, आइडिया एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शन एट 75 एंड रिजोल्व एट 75। ये 5 लिंब के अंदर हमारे आने वाले समय का हमें प्लानिंग करना चाहिए और मैं सभी राज्यों के मंत्री महोदयों को आग्रह करना चाहता हूं, सभी राज्य के सचिवों को भी आग्रह करना चाहता हूं, राज्यों की हिस्सेदारी, हर गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े ये हम सुनिश्चित करें, क्योंकि इसमें जितने लोग और विशेषकर युवा सम्मिलित हो गए वो शताब्दी के वर्ष में आज देश को विश्व के सर्वोच्च स्थान पर बिठाने के लिए उनकी ऊर्जा ही काम आएगी। जितने लोग सम्मिलित होंगे वो अपने आप संकल्प की सिद्धि की 25 साल की यात्रा के सहयात्री बन जाएंगे और देश को अचीवमेंट की ओर ले जाएंगे। हमें मालूम नहीं है, जैसे किशन भाई ने कहा 25 साल के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, किस पार्टी की सरकार होगी, जिसकी भी होगी मगर देश तो होगा। देश आगे बढ़ना चाहिए। इस बड़ी कल्पना के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प यात्रा का विचार किया है और मैं मानता हूं कि संकल्प यात्रा को हम सब ने इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स सफल बनाना चाहिए। मित्रों, आजादी का इतना बड़ा संघर्ष, अनेक विध प्रकारों से संघर्ष, कहीं सशस्त्र संग्राम हुए, कहीं गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन हुआ, अहिंसक आंदोलन हुआ, कई लोगों ने साहित्य के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ी, कई लोगों ने अनेक प्रकार से असहयोग करते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी, कई लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करते हुए आजादी की लड़ाई, अनेक विध तरीकों से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी गई। और 1857 से 1947 का यह संघर्ष आज की पीढ़ी के मन में फिर से एक बार जागरूक करना है। इसको सिर्फ इतिहास, इसकी जानकारी उनको नहीं दे सकता। अनेक घटनाएं, अनेक वीर नायक, अनेक विस्मृत नायक, उनका चरित्र उनके मानस पटल पर जीवित करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने आप को आजादी के संघर्ष के साथ जुड़ेगा। और एक बच्चा अगर आज आजादी के संघर्ष के साथ अपने आप को जोड़ देता है तो पूरे दिन, पूरे जीवन वो भारत के विकास को समर्पित रहेगा। इसमें आप कोई संशय मत रखिए। भारत की नई पीढ़ी को, हमारी आने वाली पीढ़ी को आजादी के साथ, देश के साथ जोड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। इसलिए एक नई पीढ़ी के मन में देशभक्ति का जज्बा जगाना
और वो जज्बे के आधार पर पूरा जीवन देश के लिए काम करता रहे, इस प्रकार की एक नई पीढ़ी का सर्जन करना इसका एक बहुत बड़ा मौका है। इसीलिए व्यापक जन भागीदारी के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए, इसका आग्रह देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्थलों की पहचान नए सिरे से उपलब्ध करानी चाहिए। एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कुछ नहीं किया। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। क्या हम वो घटनाओं को, उसकी स्मृति को पुनर्जीवित कर सकते हैं क्या? स्कूलों को, बच्चों को हम स्वतंत्र सेनानियों के घर पर, उनके गांव में ले जाने का कार्यक्रम कर सकते हैं क्या? मैं मानता हूं ऐसा करने से एक अद्भुत राष्ट्रभक्ति की चेतना की जागृति होगी और बच्चे, हमारी नई पीढ़ी इसके साथ जुड़ेगी। और मित्रों, मैं मानता हूं कि कॉलेजों को भी इसके साथ जुड़ना चाहिए। 75 कॉलेजों का एक संपुट बनाकर राज्य भर में जितने भी स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ जुड़े हुए हमारे स्मृति स्थल है, उसका महिमा मंडन करना, उसका फिर से लोगों के स्मृति पट पर पुनर्जीवित करना, इस प्रकार के कार्यक्रम करने से हमें बहुत फायदा होगा। पत्रकारिता में भी बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ पत्रकारिता के माध्यम से भी देश की बहुत सारे लोगों ने सेवा की है। पत्रकारिता के विद्यार्थियों को आजादी में पत्रकारिता की भूमिका, इस विषय पर अगर हम जोड़ते हैं तो बहुत काम हो सकता है। नाट्य और संगीत में जो रुचि रखते हैं, उस वक्त कला का भी उपयोग कर ढेर सारे लोगों को आजादी के आंदोलनों के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ था, उसके हमने आगे बढ़ाना चाहिए। फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों को भी जोड़कर एक नई चेतना की जागृति करनी चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने आजादी के आंदोलन के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना और उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करना, इस पर ज्यादा बल दिया है। हम सब राज्य से आए हुए हमारे संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री यहाँ पर जो उपस्थित है, अपने अपने राज्य में जाकर इस विषय को नीचे तक परकोलेट करने के प्रयास करें, ये आप सभी से अपेक्षा है। और मित्रों, संकल्प ये आजादी के अमृत महोत्सव की आत्मा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। 130 करोड़ नागरिक अगर छोटा छोटा भी एक एक संकल्प व्यक्तिगत भी ले ले तो कितनी बड़ी ऊर्जा हो सकती है। स्कूल का एक बच्चा एक संकल्प लेके, मैं जीवन भर कोई टैक्स की चोरी नहीं करूंगा, और अगर ये संकल्प को आधा जीवन भी पालना करता है तो देश कितना आगे बढ़ सकता है। एक बच्चा संकल्प ले ले कि मैं कभी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। एक बच्चा संकल्प ले ले कॉलेज में पढ़ता हुआ कि मेरी थाली में जूठा अन्न मैं नहीं छोड़ूंगा, अन्न को नहीं बिगाड़ूंगा। एक बच्चा संकल्प ले ले कि मैं हर आजादी के दिन को, 15 अगस्त को, आजादी को समर्पित मेरा एक सप्ताह किसी न किसी सेवा कार्य के साथ जोड़ दूंगा। कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और मित्रों, अगर हर नागरिक, देश का 130 करोड़ नागरिक एक 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 व्यक्तिगत संकल्प छोटा छोटा भी ले ले, जो अपने लिए न हो, कोई दूसरे के लिए हो, कोई गांव के दलित के लिए हो, कोई गांव के गरीब के लिए हो, कोई गांव के अनपढ़ के लिए हो, अगर ये संकल्प कोई ले लेता है तो 130 करोड़ संकल्प का ये संपुट देश को महान बनाने के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। देखने में चीज बहुत छोटी है, मगर 130 करोड़ लोग अगर इसको करते हैं तो इसकी ताकत भी बहुत बड़ी है। और मैं मानता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव, अमृत काल और शताब्दी तक का समय भारत को महान बनाने का समय है, भारत को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बिठाने का समय है और भारत को विश्व गुरु बनाने का समय है। मोदी जी ने हम सबसे यही अपेक्षा रखी है। मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि 2 दिन की संगोष्ठी के अंदर हम हमारे राज्य के अंदर कुछ स्थान आजादी के अमृत महोत्सव निमित्त परमानेंट
उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता पर काबिज होने वाली भाजपा ने विधान परिषद के चुनाव में भी परचम लहराया है। भाजपा ने 36 सीटों में से 33 सीट पर कब्जा जमाया है। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का तो सफाया हो गया है। भाजपा के अलावा 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को जीत मिल पाई है। श्रावस्ती से भाजपा की प्रज्ञा त्रिपाठी की जीत। रायबरेली से भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह जीते। जौनपुर से भाजपा के ब्रजेश सिंह प्रिंशु की जीत। देवरिया कुशीनगर से भाजपा के रतनपाल सिंह की जीत। लखनऊ उन्नाव से भाजपा के प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान जीते। बाराबंकी से भाजपा के अंगद कुमार सिंह जीते। आगरा फिरोजाबाद से भाजपा के विजय शिवहरे की जीत। बलिया से भाजपा के रविशंकर सिंह पप्पू की जीत। प्रयागराज से भाजपा के डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जीते। वाराणसी से निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह की जीत। मेरठ से भाजपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज जीते। सीतापुर से भाजपा के प्रत्याशी पवन सिंह चौहान जीते। गाजीपुर से भाजपा के प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल जीते। मुरादाबाद से भाजपा के प्रत्याशी सतपाल सैनी की जीत। आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह ऋषु की जीत। गोरखपुर से भाजपा के प्रत्याशी सीपी चंद जीते। सुल्तानपुर से भाजपा के प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह की जीत। बस्ती से भाजपा के प्रत्याशी सुभाष यदुवंश की जीत। फर्रुखाबाद से भाजपा के प्रत्याशी प्राशुन दत्त द्विवेदी जीते। झांसी से भाजपा की प्रत्याशी रमा निरंजन जीती। गोंडा से भाजपा के प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू की जीत। प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अक्षय प्रताप सिंह जीते। अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी हरिओम पांडे जीते। फतेहपुर से भाजपा प्रत्याशी अविनाश सिंह चौहान की जीत। बरेली से भाजपा प्रत्याशी महाराज सिंह चुनाव जीते। सहारनपुर से भाजपा की प्रत्याशी वंदना मुदित वर्मा जीती। शाहजहांपुर पीलीभीत से भाजपा के डॉक्टर सुधीर गुप्ता की जीत। पंजाब में बिजली फ्री करने के वादे को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई। यह मीटिंग पंजाब के सीएम भगवंत मान की गैर मौजूदगी में हुई है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बिजली फ्री करने के वादे को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई। यह मीटिंग पंजाब के सीएम भगवंत मान की गैर मौजूदगी में हुई। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर भगवंत मान पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली से सरकार चलाने के लिए लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं किया है। विधानसभा में नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इसे राज्य के अधिकारों का हनन बताया है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, पंजाब के सीएम भगवंत मान को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने पंजाब के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। प्रताप सिंह बाजवा ने आगे कहा, यह मीटिंग पंजाब के सीएम और मंत्रियों की गैर मौजूदगी में हुई है। यह राज्य के अधिकारों का हनन है। पंजाब के लोगों ने दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलने के लिए आम आदमी को वोट नहीं दिया है।
पंजाब प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा कि पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी क्या अब अरविंद केजरीवाल साहिब के दरबार में हाजिरी लगाएंगे? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी सिर्फ नाम मात्र के मुखिया है? इसे कहते हैं रिबोक दिखाकर रिबोक पकड़ाना। बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान आज दिल्ली के दौरे पर हैं। भगवंत मान दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। भगवंत मान इस मुलाकात के बाद पंजाब में प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर सकते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अमेरिका ने विश्व के सभी देशों को साफ तौर पर कहा है कि वो रूस से हथियारों से संबंधित कोई भी बड़ा समझौता करने से परहेज करे। भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 की वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई है। आपको बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री 5 दिवसीय यात्रा पर वॉशिंगटन के दौरे पर हैं। वहीं इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां मौजूद हैं। 2+2 वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर वार्ता हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो सभी देशों से इस बात की अपील करते हैं कि रूस के साथ हथियारों का कोई नया समझौता ना करे। उन्होंने कहा कि खास तौर से रूस जिस तरह से यूक्रेन पर जंग थोपे हुए है, उसको देखते हुए ये और भी जरूरी हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्लिंकन से यह भी पूछा गया कि क्या रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की खरीद के बाद अमेरिका भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगा। इस सवाल के जवाब में ब्लिंकन ने कहा कि वो फिलहाल में कास्टा नियमों के तहत प्रतिबंधों को लगाने या ना लगाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी माना कि भारत और रूस के संबंध काफी पुराने और बेहद मजबूत हैं। भारत और रूस के बीच हथियारों की खरीद फरोख्त का एक लंबा इतिहास रहा है। ब्लिंकन का कहना था कि ये तब संभव है जबकि हम एक दूसरे के साझेदार बनना चाहे। मौजूदा समय में हम दोनों ही ये चाहते हैं कि अमेरिका भारत का सुरक्षा साझेदार बनना चाहता है। इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका की बातचीत में सेना को अपग्रेड करने पर बात हुई है। अमेरिका भारत को सस्ती कीमत पर हथियार बेचने की तैयारी कर रहा है। भविष्य की तैयारियों पर पूछे गए एक सवाल में जवाब में ऑस्टिन ने कहा कि वो इस बारे में भारत से संपर्क में है। अमेरिका देखेगा कि भारत की सेना को कैसे और अधिक अपग्रेड करने में अपनी मदद दे सकता है। आपको बता दें कि मौजूदा दौर में चल रहे यूक्रेन रूस विवाद में भारत ने खुद को तटस्थ बनाए रखा है और भारत ने रूस के खिलाफ अब तक लगाए गए प्रतिबंधों पर अपनी सहमति दी है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी ने लोगों की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों के साथ बैठक की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भले ही भारत में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में हो, लेकिन नए एक्सी वेरिएंट ने लोगों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना मरीजों के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाइयों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को लेकर भी निर्देश दिए गए। भारत के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने नए वेरिएंट को लेकर अहम राय प्रकट की है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कई नए वेरिएंट को बढ़ावा दे रहा है। इनमें से XC श्रृंखला के XC और अन्य स्ट्रेन भी शामिल हैं। इनसे कोई भी गंभीर त्रासदी पैदा नहीं कर रहा है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं।
देश में संक्रमण के आंकड़ों में भी बहुत तेजी से बढ़ोतरी नहीं हो रही। आपको बता दें कि देश में एक्सी स्ट्रेन का पहला केस गुजरात में मिला है। हालांकि इससे पहले मुंबई में एक केस मिला, लेकिन उसे लेकर पुष्टि नहीं हुई है। WHO ने इसे BA.2 स्ट्रेन से 10% ज्यादा संक्रमित बताया है, इसलिए सतर्क रहने का आग्रह भी किया गया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 796 नए मामले सामने आए, जबकि सोमवार को 861 केस दर्ज किए गए थे। वहीं कोरोना के कारण 19 लोगों की मौत हो गई। आंकड़ों के मुताबिक 946 लोग भी ठीक हुए। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 10,889 सक्रिय मामले ही बचे हैं, जो कि 2 साल बाद सबसे कम है। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में हुई 19 नई मौतों के बाद कोरोना से होने वाली मौतों की कुल संख्या 5,21,710 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब कुल कोरोना मामलों में बस 0.03% ही सक्रिय मामले हैं। वहीं रिकवरी रेट 98.76% पहुंच गया है। वहीं देश में संक्रमण दर घटकर 0.20% रह गया है। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट ने काफी ज्यादा चिंता बढ़ा दी है। 6 बजे के 6 बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKT न्यूज़।